गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 7 की साइंस के आंसर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद प्रेक्षा 5483, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित एक पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है या परजीवी है? अमरबेल। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। यदि किसी रंगहीन विलयन में लिटमस विलयन मिलाने से उसका रंग लाल हो जाए तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय। क्योंकि नीले से लाल हो रहा है तो रंगहीन विलयन में लिटमस विलयन मिलाने से उसका रंग नीला हो जाए, उसका रंग लाल हो जाए तो उसकी प्रकृति कैसे होगी? उसकी प्रकृति अम्लीय होगी क्योंकि वो लाल हो गया है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। इसके बाद जंग लगने के लिए आवश्यक है नमी और ऑक्सीजन दोनों ही आवश्यक हैं जंग लगने के लिए। कवक में कौन सी पोषण प्रणाली पाई जाती है? मृतजीवी। निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्ल क्षारक का सूचक नहीं है? चीनी से हम अम्ल क्षारक प्राप्त पता नहीं लगा सकते। डॉक्टरी तापमापी में किंक का क्या उद्देश्य है? किंक जो बीच में बैंड होता है पारे को वापस गिरने से रोकने के लिए। 30 डिग्री लीटर 1 लीटर पानी में 50 लीटर के 5 लीटर पानी में लाया जाता है तो मिश्रण का तापमान 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होगा। पादपों में प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अवायवीय श्वसन करता है? ईस्ट। प्राय प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? अच्छा चालक है? तांबा। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तापमापी। तिलचट्टों में वायु शरीर में प्रवेश करती है श्वास रंध्रों के द्वारा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। दही में पाए जाने वाले अम्ल का क्या नाम है? लैक्टिक अम्ल। क्षारकीय मृदा के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपोस्ट खाद का। इस 21 से आप देखिए ट्रू फॉल्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ये हमारा सत्य है। लोहे को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सत्य है। पत्तियों में हरा रंग ऑक्सीजन के कारण होता है, ये असत्य है, क्लोरोफिल के कारण होता है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला एक पादप है घटपर्णी या पिक्चर प्लांट। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 बार होती है। हम 15 से 18 बार सांस लेते हैं। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से यह दर्शाएं कि पादप भोजन का मूलभूत स्रोत है। पादप ही भोजन का मूलभूत स्रोत हैं क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को कौन फिक्स करता है? पौधे। पौधों को कौन खाता है? मान लो बकरी ने खाई, बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो पौधों से ही सभी जीव जंतुओं को जो है ऊर्जा मिलती है। पौधे जो है सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसे प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में इसी मोटाई के कई वस्त्र पहनने अधिक उष्णता क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों के बने हुए वस्त्र अधिक उष्ण होते हैं क्योंकि कई परतों के बीच में वायु होती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती जिससे उष्णता बनी रहती है। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनती है, लोहे को जंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 29वां है। श्वसन अंग लिखने हैं। मछली जो है क्लोम द्वारा या गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। केंचुआ है जो है त्वचा द्वारा सांस लेता है। यदि किसी विलयन में डुबाने पर नीला लिटमस नीला ही रहता है तो इस विलयन की प्रकृति क्या हो सकती है? देखिए नीला है, नीला ही रहा। नीले से लाल होता तो वो अम्लीय होता, तो अम्लीय तो नहीं है, क्षारीय या उदासीन हो सकता है क्योंकि अम्ल तो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। उदासीनीकरण क्या है? अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया जिसमें लवण और पानी बनते हैं उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नमक के अम्ल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम क्लोराइड प्लस जल बन गया। रवि को धीरे धीरे खाना खाने से पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने बताया कि भोजन को ठीक से न चबाने के कारण पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि खाना ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत से कैसे गुजरता है और छोटी आंत में पोषक तत्व कैसे अवशोषित किए जाते हैं। अब देखिए आपने इस बात को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। कौन सा अंग सीधे ग्रास नली से भोजन प्राप्त करता है? ग्रास नली से भोजन कहाँ गया? अमाशय में, इसमें आया है। पाचन में छोटी आंत का क्या कार्य है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत द्वारा किया जाता है और जल का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा किया जाता है।
कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जिनमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इस कथन को आपने एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है कि मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती के जलने से पहले मोमबत्ती का मोम पिघलता है और फिर वाष्प बनकर जलता है। तो इसमें मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसे दोबारा से ठोस अवस्था में लाया जा सकता है। मोम पिघल गया, उसे हम दोबारा से जमा सकते हैं, ठोस बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। जब मोम के वाष्प जलते हैं तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, उससे हम धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा मोम नहीं बना सकते, नए पदार्थ बन। अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर लिखना है। अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, क्षारक कड़वे हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये छूने पर चीकने नहीं होते, ये छूने पर चीकने होते हैं। अम्ल जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं और क्षार जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों होते हैं। क्योंकि लकड़ी के जलने से धुआं और राख बनते हैं, अर्थात लकड़ी के गुण बदल जाते हैं और नए पदार्थ बनते हैं। अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। परंतु जब लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। अतः यह एक भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार लकड़ी में दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। समुद्र समीर को आपको चित्र की सहायता से दर्शाना है। देखिए मैंने हल्का सा चित्र बनाया, ये एक समुंदर है, ठीक है, समुंदर, और ये घर है, ठीक है, घर और दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे जब दिन है, दिन के समय क्या हुआ, सूर्य निकला, तो यहाँ की जो रेगिस्तान वाला एरिया है ये जो है जल्दी गर्म हो गया। गर्म होने से गर्म वायु ऊपर उठ गई और समुंदर जो है वो ठंडा रहा, ठीक है। तो ठंडी वायु गर्म वायु का स्थान लेने के लिए समुंदर से घर की ओर चली और ये गर्म वायु जो है वो समुंदर की ओर चली ठंडी वायु का स्थान लेने के लिए। तो इस प्रकार एक समीर चली जो समुंदर से घर की ओर चली, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समुद्रीय समीर कहेंगे। देखिए, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग समुद्र समीर का अनुभव करते हैं, जो तट पर रहते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल जो है ये जल्दी गर्म हो जाएगा। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, वायु ऊपर उठ गई। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है और गर्म वायु जो है चक्कर को पूरा करने के लिए स्थल की गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम जो है वो समुद्रीय समीर कहते हैं। जो समुद्र की ओर से वायु आ रही है उसे हम समुद्रीय समीर कहते हैं। पित्त क्या है, यह कहाँ बनता है, यह भोजन में घटक में किस प्रकार निर्भर करता है। पित्त यकृत में बनता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह किसके पाचन में, यह वसा के पाचन में, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी मांसपेशियां ऐंठ क्यों जाती हैं। क्योंकि अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल बनता है। यही लैक्टिक अम्ल पेशियों में इकट्ठा हो जाता है जिससे ऐंठन होती है। गर्म पानी से स्नान करने से और मालिश करने से यह ऐंठन दूर हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि शरीर में रक्त का संचरण बढ़ता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। वैसे तो उसने चिह्नित करने के लिए दिया था कि चिह्नित कीजिए कि ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण द्वारा कहाँ कहाँ स्थानांतरित हो रही है। तो मैंने ये चित्र बनाया, ठीक है, ये आपकी बुक में है। ऊष्मा इसमें चालन द्वारा सीधा, ये पतीला जो है इसके सीधे कांटेक्ट में है, तो इसमें चालन द्वारा धातु के बर्तन में हुई, ठीक है, पतीले या धातु में चालन द्वारा। पानी में संवहन द्वारा और आसपास जहाँ कोई माध्यम नहीं है, वायु है, ठीक है, वायु लो से उत्पन्न ऊष्मा जो वायु में गई वो सारी विकिरण द्वारा स्थानांतरित हुई। ऊष्मा के सुचालक और कुचालक के दो दो उदाहरण दीजिए। सुचालक तांबा और लोहा, चांदी, ये सारे क्या हैं, सुचालक हैं। कुचालक वायु और कपड़ा जो हैं वो कुचालक हैं। अब आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। चना, मटर, मूंग, सेम आदि फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। पादपों को नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, पहली लाइन है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किस
पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद राइजोबियम जीवाणु कहाँ रहते हैं? राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों जैसे चना, मटर, मूंग, सेम की जड़ों में रहते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को क्या कहते हैं? इस प्रकार की पोषण प्रणाली को हम सहजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। इसमें राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और बदले में पादप उन्हें आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। 5th क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों के लिए किस प्रकार लाभदायक हैं? राइजोबियम जीवाणु जो है फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय अवायवीय श्वसन में समानताएं और अंतर बताएं। समानताएं, दोनों में भोजन विघटित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, कम होता है। इसका अंतिम उत्पाद CO2 और जल है, इसका अंतिम उत्पाद अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल और CO2 है। इसमें ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है, इसमें ऊर्जा उत्पादन कम होता है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का पाचन चित्र। सबसे पहले मुख, गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, अमाशय के बाद अग्नाशय है, ये अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और ये भी छोटी आंत है। ये यकृत है, ये पित्ताशय है। इस तरह आपको मानव का पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।